हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। आज हम यूपीएससी आईएएस मेंस 2014 जीएस पेपर 3 से क्वेश्चन ले रहा हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हाँ, हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना सीख जाएंगे। हाँ, हमको प्रश्न को लिखने में कहीं से किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अब हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। क्या एंटीबायोटिकों का अति उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता भारत में औसत प्रतिरोधी रोगों के आविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं? अन्वीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रियाविधियां उपलब्ध हैं? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका लिखें। भूमिका, इसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे। डॉक्टरी नुस्खे क्या हैं, औसत प्रतिरोधी रोगों के गुण कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम भूमिका को देते हैं। डॉक्टरी नुस्खे के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और मुफ्त उपलब्धता वास्तव में भारत में दवा प्रतिरोधी रोगों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह लक्षण, जिसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। औषधि प्रतिरोध में योगदानकर्ता। नंबर 1 पॉइंट है एंटीबायोटिक औषधियों का अत्यधिक उपयोग। अगर हम एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक या गलत उपयोग प्रायः वायरल संक्रमणों के लिए, जहां वे अप्रभावी होते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोध का कारण बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नुस्खे के बिना उपलब्धता। भारत के कई हिस्सों में डॉक्टरी नुस्खे के बिना एंटीबायोटिक्स आसानी से खरीदे जा सकते हैं, जिससे स्वचिकित्सा और दुरुपयोग होता है। अगर हमको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तभी हम एंटीबायोटिक्स लें। तीसरा है अपूर्ण खुराक। जब मरीज निर्धारित एंटीबायोटिक खुराक पूरा नहीं करते हैं तो यह कुछ बैक्टीरिया को जीवित रहने और प्रतिरोध विकसित करने की अनुमति देता है। अब हम दवा प्रतिरोध के कारण के बारे में देखेंगे। नंबर 1 है कृषि में दवाओं का अनावश्यक उपयोग। खराब स्वच्छता और योगाभ्यास। तीसरा है रैपिड टेस्ट की कमी। चौथा पॉइंट है एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक सेवन। पांचवा है अस्पताल में खराब संक्रमण नियंत्रण। अब सीधे निगरानी और नियंत्रण के लिए तंत्र के बारे में। नंबर 1 पॉइंट है अनुसूची H1।
जो एच शेड्यूल की दवाएं होती हैं, भारत में वो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिए जाते हैं। भारत में कुछ एंटीबायोटिक दवाओं को अनुसूची H1 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए दवा विक्रेताओं को उनके द्वारा बेची गई एंटीबायोटिक दवाओं और नुस्खा लिखने वाले डॉक्टर का रिकॉर्ड रखना होता है। दूसरा है रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए एक योजना विकसित की है। हालांकि अपर्याप्त प्रवर्तन और निगरानी जागरूकता की कमी और अनुचित चिकित्सा पद्धतियों के कारण इन तंत्रों की प्रभावशीलता सीमित है। हम शामिल समस्याएं, नंबर 1 है जागरूकता की कमी, दूसरा है अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख बुनियादी ढांचा, तीसरा पॉइंट है दुर्बल विनियमन, चौथा है मुर्गी पालन और जलीय कृषि का उपयोग। इन सब में भी एंटीबायोटिक दवाओं का अधिकतर उपयोग किया जाता है, जो अगर सीमा से ज़्यादा है तो नुकसानदायक ही होगा। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत में दवा प्रतिरोधी रोगों के उभरने में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग और बिना नुस्खे के मुफ्त उपलब्धता प्रमुख योगदान करता है। यद्यपि नियंत्रण के लिए तंत्र मौजूद हैं, तथापि विभिन्न मुद्दों के कारण उनकी प्रभावशीलता से समझौता किया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व हो जाता है और वह मुकदमेबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं, क्योंकि हम को संक्षिप्त में भूमिका को लिखेंगे। वैश्वीकरण के युग में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। IPR के प्रमुख घटक के रूप में कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियाँ निर्माताओं और नव प्रवर्तकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, जो कि प्रायः जटिल कानूनी विवादों का स्रोत होते हैं। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कॉपीराइट किताबों, संगीत, फिल्मों और सॉफ्टवेयर सहित कलात्मक और साहित्यिक कार्यों से संबंधित है। कॉपीराइट निर्माता को कार्य को सार्वजनिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने और प्रदर्शित करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 कॉपीराइट सुरक्षा को नियंत्रित करता है। अब हम उसके पेटेंट के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है पेटेंट उन आविष्कारों या नवाचारों की रक्षा करते हैं जो उपयोगी, गैर अस्पष्ट और नवीन हैं। दूसरा पॉइंट है पेटेंट आविष्कार को एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 20 वर्षों के लिए आविष्कार का व्यावसायिक रूप से दोहन करने का विशेष अधिकार देता है। तीसरा पॉइंट है पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में पेटेंट कानूनों को नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट है घावों को भरने के लिए हल्दी, करक्यूमिन के उपयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्राप्त पेटेंट बायोपायरेसी के प्रयासों को विफल करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। हम व्यापार गुप्तियों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पॉइंट है
पेटेंट और कॉपीराइट के विपरीत व्यापार गुप्तियों की कोई समय सीमा नहीं होती है। भारत में व्यापार गुप्तियों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। दूसरा पॉइंट है, व्यापार गुप्तियों की सुरक्षा के लिए कंपनियां प्रायः संविदात्मक समझौतों पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला का फार्मूला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यापार गुप्तियों में से एक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वैश्वीकृत युग में बौद्धिक संपदा अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे व्यक्तियों और संस्थाओं को उनकी रचनाओं एवं नवाचारों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही रचनात्मकता तथा आविष्कार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हैं। हालांकि वे मुकदमेबाजी का स्रोत भी बन सकते हैं और इस प्रकार इससे सावधानी से निपटने और सशक्त कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्रों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए? यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, आर्थिक समृद्धि के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा कीजिए। हमें 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) का अनुसरण जलवायु परिवर्तन के उपशमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्बन क्रेडिट के मूल्य में गिरावट ने सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) के लाभ। नंबर 1 पॉइंट है, कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र कंपनियों को अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन में कमी आती है। दूसरा है, वह विकासशील देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है, वह कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से कंपनियों के लिए राजस्व सृजित कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) की चुनौतियों के बारे में अब हम समझते हैं। हाल के वर्षों में कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, जिससे कंपनियों के लिए कार्बन कटौती परियोजनाओं में निवेश करना कम आकर्षक हो गया है। कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया समय साध्य और महंगी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) पर ध्यान कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलों से विकसित हो सकता है। हम आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकता के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, भारत एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है, जबकि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वह आर्थिक विकास की कीमत पर ऐसा नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित करने की ज़रूरत है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान करे। जबकि कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन और उन्हें सशक्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन को
प्रोत्साहित करते हैं और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलेंगे। सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, धीमी शुरुआत, स्लो ऑनसेट और सुवेद वर्गों पर दूरगामी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सितंबर 2010 दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो एवं ला नीनो के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। हम सीधे पहले भूमिका लिखेंगे। व्यापक स्थानिक कवरेज, लंबी अवधि, धीमी शुरुआत और सुवेद जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव की विशेषता वाले सूखे को एक आपदा के रूप में मान्यता मिल गई है। भारत में एल नीनो और ला नीना घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित परिणामों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी कार्यविधि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सितंबर 2010 के दिशा निर्देशों पर केंद्रित हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलेंगे। एल नीनो और ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के अनियमित वार्मिंग एल नीनो या शीतलन ला नीना के कारण होने वाली जलवायु संबंधी घटनाएं हैं। ये घटनाएं वर्षा वितरण और तापमान भिन्नता सहित वैश्विक मौसम प्रतिरूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। हम तैयारी का महत्व के बारे में देखेंगे। अपनी कृषि और आर्थिक गतिविधियों के लिए मानसूनी वर्षा पर भारत की निर्भरता को देखते हुए एल नीनो और ला नीना के प्रतिकूल प्रभाव खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और सामाजिक आर्थिक स्थिरता पर गंभीर परिणाम डाल सकते हैं। सितंबर 2010 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के दिशा निर्देश के बारे में अब हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। दूसरा पॉइंट है जोखिम मूल्यांकन और सुभेद्यता मानचित्रण। तीसरा है संस्थागत समन्वय। चौथा पॉइंट है सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी। पांचवा पॉइंट है आकस्मिक आयोजना और क्षमता निर्माण। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सितंबर 2010 के दिशा निर्देश भारत में एल नीनो और ला नीना घटनाओं से संबंधित तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आकस्मिक आयोजना और हितधारक भागीदारी जैसे सक्रिय उपायों पर जोर देकर इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य इन जलवायु प्रक्रियाओं, थोड़ा टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो गया है, इन जलवायु प्रतिरूपों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। कोयला गर्त शिखरों, पिट हेड्स पर अवस्थित कोयला अगिनत तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में हमें इसका उत्तर लिखना है। हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन परियोजना मंजूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण
हिस्सा बन गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रस्तावित ये परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। कोयला गर्त शिखरों पर स्थित कोयला अग्निगत तापीय संयंत्रों में पर्यावरण पर प्रभाव महत्वपूर्ण है और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन इन प्रभावों को चिन्हित करने और उपशमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मुख्य भाग पर चलते हैं सीधे। नंबर 1 पॉइंट है वायु प्रदूषण। कोयला अग्निगत तापीय संयंत्र भारत में वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। ये संयंत्र वायु में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जिससे स्मॉग, अम्लीय वर्षा और श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण। तापीय विद्युत संयंत्र प्रशीतलन उद्देश्यों के लिए बड़ी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं, जिससे गर्म जल पास के जल निकायों में चला जाता है। यह गर्म जल जलीय जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और जल की गुणवत्ता को कम कर सकता है। फ्लाई ऐश और अन्य प्रदूषकों को नदियों और झीलों में छोड़े जाने से भी जल प्रदूषण हो सकता है। हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं मृदा संदूषण। कोयला अग्निगत तापीय संयंत्र के उपोत्पाद कोयले की राख में आर्सेनिक, पारा और सीसा जैसी भारी धातुएं होती हैं, जो मृदा और भूजल को दूषित करती हैं। यह संदूषण मनुष्यों, जंतुओं और पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है। उदाहरण के रूप में भारत के उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 1320 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कोयला गर्त शिखरों के पास स्थित है, ने इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। पर्यावरण और स्थानीय समुदाय पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। कोयला गर्त शिखरों पर स्थित कोयला अग्निगत तापीय संयंत्र का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जिसमें वायु और जल प्रदूषण से लेकर भूमि निम्नीकरण तक शामिल है। इन प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने के उपाय विकसित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाएं और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए समन उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। थैंक यू।